नमस्कार, मैं मनविंदर सिंह और आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव सच का सवेरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हरियाणा पंजाब बॉर्डर स्थित शंभू टोल पर किसानों का धरना लगातार जारी है। किसानों ने अनिश्चितकाल के लिए टोल बंद करवा रखा है। आज टोल पर काफी संख्या में महिलाओं व बच्चे किसानों के साथ मौजूद रहे। महिलाओं ने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक धरना जारी रहेगा। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू टोल प्लाजा को किसानों ने अनिश्चितकाल के लिए फ्री करवा अपना धरना जारी रखा है। रोजाना प्रदर्शन को तेज कर सरकार पर दबाव बनाने की किसानों की कोशिश लगातार जारी है। शंभू टोल प्लाजा पर भारी संख्या में महिलाएं व बच्चे भी किसान के समर्थन में पहुंचे। धरने पर पहुंची एक महिला ने कहा कि उनका एक बेटा सेना में जवान है तो दूसरा किसान है, इसीलिए वे धरने पर आई है। जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक धरना जारी रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जसवीर कौर, जिला अंबाला पंजोखरा साहब तो मैं है। मेरा एक बेटा बार्डर ते जी लड़ाई लड़ रहा फौज विच लेह विच जी। ਤਾਂ मैं ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਰੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲਏ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਆਪਣਾ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं करम कौर पिंड मानकपुर जिला अंबाला तो बोल रही हूँ। मैं मोदी नूं ये कहना चाहती हाँ कि काले कानून वापस कर ले, नहीं तो तेनू कोई ना कोई मारने वाला टक्कर दूगा मेरे वर्गा। मैं मोदी तेरे ते डरदी नहीं, तू मेरे सामने आवे मैं तेरी गर्दन भी कट सकती हूँ जे तू काले कानून नहीं रद्द कर सकता। तो इन्ने किसानों नूं करोड़ों किसानों नूं बरान करके मार लिया। तू बहुत माड़ा बंदा है। तेरे जैसा कोई देश विच किसी देश विच माड़ा बंदा नहीं जैसा तू है। तू गलत काम किया है। काले कानून नहीं रद्द कर दे, नहीं तो तेरे ते कोई ना कोई मारने वाला टक्कर जूगा मेरे वर्गा। मैं मार सकती हाँ, मेरे सामने आवे मैं तेरी गर्दन भी कट सकती हूँ। आज जो ये टोल प्लाजा है जो हमने पहले 3 दिन के लिए बंद किया था, अब अनिश्चितकाल के लिए बंद किया हुआ है। और हमारे जो जनानियां हैं वो भी कहने लगी हैं भी आप अकेले लड़ाई लड़ रही हैं, हमारा भी इसमें की हिस्सा बनता है और हम भी आपके साथ ये अपने टोल प्लाजा पर जाएंगी। और आज हमारे यहाँ से अम्बाला ज़िला की जो हमारी माताएं बहनें हैं सब हमारे साथ आन के यहाँ पर धरने में बैठी हैं। और हम सरकार को, मोदी साहब को चेताना चाहते हैं कि जब तक ये काले कानून आप वापस नहीं लेते रहेंगे हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। अब तो हमारे बच्चे और हमारी जो माताएं बहनें वो भी कहने लगी हैं अभी हम हमारा घर में बैठने का कोई धर्म नहीं है, ये बहुत नकम्मा आदमी है, छड़ा है, इसको बच्चे का कोई दुख दर्द नहीं है। आज इतनी ठंड पड़ गई, पूरी सर्दी पूरी जोर पर है, फिर भी इसको कोई भी किसानों के हमदर्दी कोई नहीं है इसको। और जो ये एक हठ धर्मी करी बैठा है, हठ धर्मी तेरी तोड़ांगे, आ तड़ुआ ले या 2 दिन बाद तड़ुआ ले या 1 महीने बाद तड़ुआ ले, हठ धर्मी तोड़ कर हटेंगे। हमने शुरू से ही चेतावनी दी थी जिस दिन ये काले अध्यादेश लेके आया था, ये काले कानून बना तो देगा पर ये चलने के नहीं देंगे। जब तक ये अपने वापस नहीं लेता ना, इनको काले कानून को रद्द करने ही पड़ेंगे, हर हालत में करने पड़ेंगे। क्योंकि आज ये आंदोलन किसानों का आंदोलन ना रहकर पूरी जो पहले मजदूर व्यापारी वर्ग ये सोचता था भी सिर्फ इसमें किसानों पर मार पड़ेगी, पर आज हमने अपनी
व्यापारी मजदूर वर्ग जितनी जनता उनके बीच में जाकर उनको भी समझाया है कि जो छूट दे दी है उसकी मार पूरे देश पर पड़ेगी। और आज देश इतने पीछे चला गया है, जो धरने दे रखे हैं उसमें फिर भी ये सरकार इतनी नकमी, इसमें कोई भी एक भी आदमी, मैं तो कहूँ भी किसी भी को अक्ल नहीं है। कितने एमपी हैं, कृषि भी मतलब कि खेती करने वाले एमपी हैं, किसी को भी अक्ल नहीं आ रही है। अभी उस जाका छड़े आदमी ਨੂੰ जिसने अपनी बीबी भी छोड़ रखी है उसने कोई समझाने वाला हो भी। अगर ये लोकतंत्र है हमारा, हम जो चाहें वही कबूल करेंगे। अगर हमारे पर कोई गलत कानून लगा देंगे वो हम मंजूर नहीं करेंगे। हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, लेके हम अपना हक रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं। देखो, पहले ये हमने एक टोल प्लाजा 3 दिन के लिए फ्री किया था, लेकिन बाद में हमारे जिला स्टेट प्रधान करनाम सिंह चुन्नी का आदेश आया भी इन हरियाणा के सभी टोल प्लाजाओं को अनिश्चित काल के लिए फ्री किया जाएगा। ये जो कदम उठाया गया है, इस आंदोलन को तेज करने की दिशा में उठाया गया। कहीं ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ये ना समझ बैठे भी ये किसान तो सिर्फ बॉर्डरों पर बैठकर ही आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को गति देने की दिशा में हमने ये यहाँ टोल प्लाजा फ्री कराए हैं। कल अखबार की खबर थी कि हरियाणा में 12 करोड़ 83 लाख रुपए का हर रोज़ नुकसान है टोला प्लाजा को। ये सरकार का नुकसान है और जनता का फ़ायदा है। मतलब कि सीधी बात ये है कि ये 13.25 करोड़ रुपया हर रोज़ हमारे देश के, हमारे हरियाणा पंजाब के लोगों को बच रहा है। जो किसान जब भी आंदोलन करता है ये अपना नुकसान करता है, पब्लिक का नुकसान नहीं करता है। ये आंदोलन है, हम अपने काम काज कारोबार छोड़कर बॉर्डरों पर बैठे हैं, इसमें हमारा नुकसान है। हमारी हाई कमांड का हमें यही आदेश है कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारी पब्लिक को कोई परेशानी हो, कोई नुकसान हो। हम इस आंदोलन को तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। तो उमर बार बार कहता है, बड़े उनको ये भी नहीं पता कि ये बयान उनके खिलाफ जाता है, लेकिन वो जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। तो उमर बार बार ये कहता है कि कांग्रेस सरकार इसको पहले लाना चाहती थी, वो दबाव की वजह से इसको नहीं लाई। मैं इसको ये पूछना चाहता हूँ भी उसको उनके ऊपर किसका दबाव था, किसके डर के मारे ये बिल नहीं लाए। या तो किसानों का डर था, इसका मतलब है किसान इससे पहले नाराज थे, तो इसका मतलब ये है किसान पहले ही नाराज थे। ये किनका ये जेल नहीं लाए और इन्होंने इतना ही सोचा था कि हम बिल लाएंगे और उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। ये 4 साल से 40 सीटों पर आ गए। अब यही हाल है, ये बीजेपी तो ले आई इस कानून को, इसका हाल कांग्रेस से भी बुरा होगा। देखो, जिस दिन हमने 25 तारीख को यहाँ ये आंदोलन शुरू किया, हमारी संख्या बहुत कम थी, तो 25 से लेकर आज 29 होगी। डे बाय डे यहाँ रश और लोगों का जोश देखने को मिल रहा है। और हमारी माताएं बहनें भी ये कहती हैं कि हमारे भाई, हमारे पति, हमारे चाचे ताए अगर यहाँ आंदोलन में हैं तो हम भी घर पे नहीं बैठेंगे, हम भी इस आंदोलन का हिस्सा बनकर काले कानूनों को वापस कराने में अपना सहयोग। पटियाला जिले के एसएसपी विक्रमजीत सिंह दुग्गल के द्वारा 48 महिला पुलिस कर्मचारियों को महिला सुरक्षा के लिए 1 दिन की ट्रेनिंग दी गई। वहीं पटियाला के 6 पुलिस थाना और 18 सांच केंद्र महिला की सुरक्षा के लिए बनाए गए। आइए जानते हैं खबर विस्तार के साथ। पटियाला जिला के एसएसपी विक्रमजीत सिंह दुग्गल के द्वारा 48 महिला पुलिस अधिकारियों को महिला सुरक्षा के लिए 1 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। वहीं पटियाला के 6 थाना पुलिस थाना और 18 सांच केंद्र महिला की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इसका उद्घाटन 1 तारीख को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किया जाएगा, जिसके चलते हुए एसएसपी पटियाला विक्रमजीत सिंह दुग्गल के द्वारा 48 महिला पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार वालों, सीएम साहब वालों एक बहुत ही चंगा उपराला जो कि क्राइम अगेंस्ट विमेन दे रिलेटेड किया गया, ਉਹਦੇ 'ਚ
ਵਿਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਸ ਵਾਸਤੇ 48 ਜੋ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ 18 ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 24 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਐਗਰੀਵਡ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਫੋਲੋ ਅਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰਫਿੰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਐਗਰੀਵਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਜਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੂਮਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੂਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ 48 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈ ਅਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ प्रोग्राम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बाइक सवार 3 बदमाशों ने पड़ाव थाना के नजदीक बद्दू नगर पास निजी फाइनेंस कंपनी कर्मचारी को मारी गोली। घुटने में गोली लगने से घायल अवतार अपनी वाहन से नीचे गिर गए। बाइक सवार लुटेरे 5-6 लाख रुपया लेकर हुए फरार। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कल दोपहर एक निजी फाइनेंस कंपनी का कैश इंचार्ज अवतार सिंह वासी गांव मुनहेड़ी थाना महेश नगर अपनी बाइक पर कैश कलेक्ट करके HDFC बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था कि जैसे ही वे थाना पड़ाव के पास बंधु नगर के पास पहुंचा तो उसका पीछा कर रहे मोटरसाइकिल सवार 3 लुटेरों ने उसके घुटने में गोली मारी, जिससे वे अपनी बाइक से नीचे गिर गया। लुटेरे उसका करीबन 5-6 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घायल अवतार को लोगों ने अम्बाला कैंट के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया। NH1 से आ रहा था जी, मैं 3 बंदे थे जी बाइक पे। तो पीछा कर रहे थे ये आपका? पता नहीं, शायद पीछे ही कर रहे होंगे जी। तो कहाँ मारी गोली इन्होंने? टांग में मारी जी। कितना कैश लेके? कैश का कुछ आइडिया नहीं जी, लगभग कोई अंदाजा? लगभग 5-6 ऐसा कुछ होगा, 5-6 लाख। टांग में मारी गोली? हाँ जी, टांग में मारी गोली? हाँ टांग में 2 बार की है।
आप अकेले ही थे? हाँ मैं तो अकेला था। ये अभी कुछ समय पहले बंधु नगर के पास एक घटना घटी है जिसमें एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे 3 लड़कों ने एक CDS सिक्योरिटी कंपनी का एक लड़का एम्प्लॉयर है उसके गोली मार के उसका कैश छीना है। कैश अभी कितना छीना है उसका नहीं पता, लेकिन लग रहे हैं इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। लड़का अभी स्टेबल है, उसकी टांग में गोली लगी है। जिनको गोली लगी वो कहाँ के हैं? वो मुन्ना रेड्डी का लड़का है, अवतार सिंह नाम है उसका। अभी उसका बताया नहीं गया कैश कितना है, वो काउंट करके बताएगा। सर कहाँ से कहाँ जा रहा था ये अपने कलेक्शन करके ला रहा था और बैंक की तरफ जा रहा था कैंट में। CDS सिक्योरिटी कंपनी ये कलेक्शन करती है जो जिन्होंने ठेका ले रखा उनकी कंपनी। CDS। तो हालत कैसी है सर? अभी स्टेबल है, सारी टीम में बराबर में है। CIA हमारी सारी है, SHO कैंट महेशनगर सारे। कब तक उम्मीद किया जाए? सर अभी पैसे का कुछ नहीं पता लगा, कितना लूट के लेके गए हैं। ये लड़का हमारा कैश कलेक्शन का काम करता है। ये इधर अपना NH एरिया में कैश कलेक्शन करके आ रहा था। इसका किसी ने पीछा किया और पुल के नीचे इसको गोली मार दी गई है। अभी हॉस्पिटल में है। अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या नाम है इसका और क्या लगा बताइए? अवतार सिंह है, ये कैश अफसर का काम करता था। कौन सी कंपनी है सर? CMS। आपका क्या नाम है? रणबीर सिंह। तो लुटेरों की पहचान हो पाई कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं पता। शिक्षा मंत्री का बयान कि किसान आंदोलन के पीछे बाहरी शक्तियों का हाथ है। कहा टीवी चैनल पर होनी चाहिए बातचीत ताकि दुनिया को पता चले असल सच्चाई क्या है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा के नगर निगमों में संपन्न हुए चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों के जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा। मुझे विश्वास है कि जीत बीजेपी की होगी। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में संवाद होता है, लेकिन आंदोलनकारियों के पास कहने को कुछ नहीं है क्योंकि तीनों कानून किसानों के हित में है। बहुत अच्छी तैयारियां हैं और बहुत अच्छी सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा और मुझे पूरा यकीन है कि जनता का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के ही लोग वहाँ पे चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर जैसे किसान यूनियन थी या लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा है जी। देखिए अब जहाँ तक ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, किसान यूनियन है, उसमें चाहे फिर कांग्रेस है, चाहे फिर और अन्य विपक्षी दल है, प्रजातंत्र में है संवाद कि आप संवाद करेंगे और अपनी बात को सामने रखेंगे, जनता के सामने भी रखेंगे, सरकार के सामने भी रखेंगे। लेकिन किसी भी संवाद के लिए मुझे लगता है कि जो भी आंदोलनकारी हैं वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। ये तीनों कानून जो हैं वो 100% किसान के हित में है और किसान के हित में नहीं, बहुत लंबे टाइम से इनकी डिमांड रही है कि इस प्रकार से कानून कोई बनने चाहिए और लगभग 19 साल में ये सारा का सारा एक प्रोसेस चला जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने इस प्रकार का एक निर्णय लिया कि इस प्रकार के कानून चाहिए। उस पर कमेटियां गठित हुई, कमेटियों ने अपनी राय भी दी, बहुत से लोगों से उन्हें बात भी की और वो बात करने के बाद उन्होंने स्टेट को दिया, स्टेट ने उसको पास किया, स्टेट ने पास करने के बाद सेंटर को दिया, सेंटर ने उसको पास किया। और अगर आप पिछली सरकार में भी देखेंगे तो पिछली सरकार का भी बड़ा प्रयास, जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम जो कृषि मंत्री थे, तो उनका भी प्रयास था, कई चिट्ठियां में उन्होंने लिखी इस प्रकार की, इनके पक्ष में लिखी, तो उस लंबी उस प्रोसेस से निकल के कानून बने। और अब जिस प्रकार से विरोध करा, क्योंकि डिमांड किसानों की थी, किसान भी चाहते थे कि किसान, मैंने भी कई बार, हमने भी कहा ये बात और किसान भी कहते थे कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी चीज की कीमत कोई दूसरा व्यक्ति लगाता है, वो स्वयं नहीं लगाता। तो किसान अपनी चीज की कीमत अपने आप भी लगाए। MSP जो है वो सरकार ने तय कर दिया, वो तो वही है निश्चित, वो एक लग गया। लेकिन कुछ लोग एक नई वैरायटी पैदा करते हैं, अच्छी वैरायटी पैदा करते हैं जिसकी डिमांड है मार्केट में, लोग चाहते हैं, तो उनको एक मौका देना कि वो भी अपनी चीज़ को अच्छे तरीके से बेच सकें, एक ऐसी मंडी उनको देना, ऐसा एक सिस्टम उनको उपलब्ध कराना। तो वही इस कानून में सरकार ने किया, तो वो पूरी तरह से किसान के हक में है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये कहीं भी किसी भी डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। और अब ये कहते हैं कि भाई किसान से पूछना चाहिए था, जो कहते हैं किसान से। अब किसान से तो पूछा गया, उससे बातचीत की गई, जो उसके विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की गई। आज भी जितने विशेषज्ञ हैं जिनसे भी अभी तक चर्चा हुई, सभी विशेषज्ञों का मानना है कि किसान के हित में है। अब पूछना किससे चाहिए? किसान यूनियन से या पंजाब से जो जत्थेबंदी आई उससे पूछना चाहिए। तो जो लोग 35
अलग अलग जो किसान यूनियन और जत्थेबंदियां हैं वहाँ इकट्ठी हैं, और वो 35 की 35 भी अभी तक एक नाम ऐसा नहीं चुन सके कि जिसको कहें कि जाओ सरकार के साथ बातचीत करके आओ और जो इसका फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। यानी कि ये जत्थेबंदियां स्वयं अपना फैसला इकट्ठे करके नहीं सकते। अगर इनका किसान का इनके लिए इतना बड़ा है तो इन्हें अपना स्वार्थ तो छोड़ना चाहिए ना। लेकिन ये इसमें से एक भी कम करने के लिए तैयार नहीं। 35 के 35 का ये है कि वो कहेंगे हम सारे के सारे इकट्ठे बैठेंगे तब बातचीत करेंगे। हमारे में से एक आदमी बातचीत नहीं कर सकता है, हमारे में से 2 या 4 या 5 बातचीत नहीं कर सकते, हम बातचीत करेंगे। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पीछे कोई है ही नहीं, और एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके पीछे 140 करोड़ लोग हैं जिन्होंने फैसला करके उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया और सांसद बनाया। और दूसरी बात यह है कि किसने कहा था कानून बनाने के लिए। तो जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है, MP बनता है, MLA बनता है, तो किस लिए बनता है? कानून बनाने के लिए ही बनता है। वो उसी दिन जिस दिन वोट दी थी उसको, तो इसलिए वोट दी गई थी कि आप जाओ और हमारे हित के कानून बनाओ। तो उनको वोट इस बात के लिए दी थी वो कानून बनाएंगे। अगर वो कानून सही नहीं बनाएंगे तो अगली बार जनता उनको नकार देगी। अब इनके पास कौन सा राइट है कानून बनाने का? इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़के देखा। तो जब चुनाव लड़े तो मेरा ख्याल है इनमें से एक भी लीडर ऐसा नहीं जिसको 3% से ज्यादा वोट मिली हो। अगर गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी जी को देखो तो मेरा ख्याल है इतनी वोट उनको मिली। अगर टकैत जी को देखो तो टकैत जी को भी इतनी लगभग वोट मिली, 3-4-5% के आसपास ही मेरे ख्याल से इनको वोट मिली, इससे ज्यादा वोट मिली नहीं है। तो जनता किसके साथ है? जनता ने सरकार बनाई। अगर किसान 70% किसान है, अगर 70% किसान चुड़ुन्नी जी के साथ है और उसको अपना लीडर मानता है तो वो MLA MP न होते। और अगर टकैत जी के साथ है तो टकैत जी भी होते। और ये जोड़ से दूसरे पंजाब से अगर इनके साथ है तो इनमें से भी कोई ना कोई होता। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि जनता का समर्थन इनके साथ है। ठीक है, 35 संगठन है वो मिलके वहां उन्होंने बरगलाने का काम किया। और मेरा मानना है कि ये किसान के हित में नहीं बल्कि किसान के खिलाफ वहां पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जनता के समझ में आएगा। मेरा मानना है कि कानून बनाया सरकार ने, आप 2 साल तक उसको इंप्लीमेंट करके तो देख लो। 2 साल के बाद उसके फायदे नुकसान आपको नजर आएंगे, किसान को भी नजर आ जाएंगे। और अगर वो किसान के खिलाफ है तो निश्चित तौर से आप आंदोलन भी कर सकते हो। वैसे तो सरकार ही अपने आप उसको ठीक कर देगी, अगर सरकार नहीं करेगी तो आप आंदोलन भी कर सकते हो। लेकिन अभी तक तो कोई लागू ही नहीं हुआ। लागू होने से पहले ही आपने उसके इतने नुकसान गिनाए दिए, इतनी उसके आलोचना कर दी। जो काम 19 साल में किया और आपने कहा कि और बातचीत के लिए तर्क कोई नहीं। आप एक ही बात कहते हैं, सारे के सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि पहले इनको वापस लो, उसके बाद बातचीत करेंगे। तो फिर बातचीत क्या करोगे आप तो पहले ही कह रहे वापस लो। यानी कि किसी बात के लिए तैयार नहीं है। और मेरा मानना है कि प्रजातंत्र में संवाद ही सबसे बड़ी चीज है। और अगर इनके पास कोई तर्क है, मैं दावे के साथ कहता हूं, हम भी एक स्टेज पे आते हैं, ये भी एक स्टेज पे आओ। उसी स्टेज पे किसान यूनियन होगी, उसी स्टेज पे कांग्रेस होगी, उसी स्टेज पे अन्य विपक्षी दल होंगे और उसी स्टेज पे सरकार की तरफ से आदमी होगा। ये अपनी शंकाएं जाहिर कर दो, हम उसका समाधान कर देंगे। अगर हम उसका समाधान नहीं कर सके तो निश्चित तौर से फिर गलत है, इसमें कुछ ना कुछ गलती है तो, लेकिन संवाद तो करोगे ही। लेकिन संवाद के लिए तैयार नहीं। अब कहीं भी कोई घटना होगी, अगर इस प्रकार से आप कानून व्यवस्था को खराब करोगे, मान लो कहीं भी कोई, अगर मान लो मैं भी बोलता हूं तो अभी आपका ये चलेगा तो आप देखना कमेंट क्या होंगे। मतलब कोई भी आदमी अगर बोलता है तो उसको गालियां लिखनी शुरू कर देते हैं उसी टाइम। आप कमेंट को देखो कि क्या भाषा है इनकी कमेंट करने की, तो उस भाषा में सबके ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। बातचीत इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, ना ये अपनी बात रख सकते हैं। बस एक ही है कि किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान का सत्यानाश हो जाएगा, किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा। अब कोई पॉइंट नहीं है बंधुआ मजदूर बनने का, बता ही नहीं सकते क्यों बनेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में साफ लिखा है कि एक फसल से लेके 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट हो सका, वो कॉन्ट्रैक्ट केवल और केवल फसल का है सका। अगर उसको कितना भी पैसा अगर देना हो किसान को, कॉन्ट्रैक्टर का, तो वो उसकी जमीन कुड़क नहीं कर सकता, उसकी जमीन नहीं ले सकता, कोई कानून ही नहीं ऐसा ले सकता है। और केवल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कानून बनाए जो किसान के हित के हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट तो पहले भी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी चल रही, तो उसके ऊपर विचार करते हैं सरकार ने कहा कि इस तरीके के कानून बनाएंगे ताकि जो किसान के फेवर के हो, सारे जो है फेवर के। अभी आ जाओ किसी स्टेज पे आओ, बताओ कौन सा किसान के खिलाफ है? एक भी किसान। अब स्टॉक की बात है, अगर स्टॉक की बात छूट दी तो बुराई क्या करी? जिस दिन एक पहला टाइम था, आज से 50 साल पहले था, हमारे पास अनाज ही कम था, तो ठीक है उस टाइम हमने कहा कि भाई अभी स्टॉक नहीं कर सकते। लेकिन आज तो हमारे पास 1.5 गुना से भी ज्यादा है, जितनी हमारी जरूरत है उसका 1.5 गुना से भी ज्यादा अनाज है हमारे पास।
तो अगर कोई व्यक्ति उसको ठीक तरीके से स्टॉक करता है और उसको प्रोसेस करके कहीं विदेश में भी बेचता है, कहीं उसको बेचता है, तो वो अच्छा है, उसको नष्ट होने से बजाय। अगर वो बर्बाद हो जाएगा, आज रोजाना आपके चैनल पे, आपके अखबार में रोज आता है कि फलानी जगह गेहूं खराब होगी, या दूसरी कोई फसल चीज खराब होगी, या बाजरा खराब होगा, या सरसों खराब, कोई भी चीज है जो भी हमने खरीद रखी वो खराब होगी। खराब होने से मतलब केवल पैसे का नुकसान नहीं है, हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी तो नष्ट होते हैं। आखिर हमने पहले चीज पैदा करी, उसको हमने बर्बाद कर दिया। बात केवल पैसे की नहीं है, हमारे रिसोर्सेज लगे उसके ऊपर, उसके लिए वो भी नष्ट होते हैं हमारे। तो वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे। आज जितने सरकार सुरक्षित रखती है ठीक है, अगर दूसरे लोग भी उस फील्ड में आएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और मैं ये कहता हूं कि जब उस फील्ड में ज्यादा लोग आएंगे तो निश्चित तौर से किसानों को फायदा होगा, चाहे ग्राहक बढ़े, चाहे उस फील्ड में दूसरे लोग आए। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज सारा दिन एक बात चल रही है कि इस फील्ड में इन्वेस्ट करो, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, फलाने में इन्वेस्ट करो। अगर खेती में इन्वेस्ट करने वाले दूसरे लोग आते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको एक खास किस्म की चटनी बनानी है, खास किस्म का टमाटर चाहिए, और उसने कहा कि भी इस तरीके का टमाटर अगर आप पैदा करो तो मैं इस रेट लूंगा, तो स्वाभाविक ही है कि क्योंकि उसके पास साधन है, वो एक अच्छी वैरायटी का बीज लेके आएगा। अगर मेरे खेत में आज 100 क्विंटल टमाटर निकलता है तो वो ऐसा बीज लेके आएगा कि 200 भी निकल सकता है, तो मुझे स्वाभाविक ही फायदा होगा। अगर एक आदमी ऐसी गोभी लेता है, एक आदमी ऐसा आलू लेता है, एक आदमी ऐसी गेहूं लेता है, एक आदमी ऐसा चावल लेता है, तो उसकी अच्छी वैरायटी लेगा, उसके पास साधन है और इसके बिना काम नहीं चल सकता। अच्छा नहीं, अब हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की है, आज से नहीं है, पता नहीं कितने सालों से रही होगी, शायद 100 साल से ही रही होगी, ये 70-80 साल से रही होगी। अगर ये फैक्ट्री बड़ा यहाँ ना होता तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारी डेवलपमेंट इतनी नहीं होती, इससे बहुत कम होती। क्यों ये डेवलपमेंट? क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कर लिया, एक आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट करके फैक्ट्री यहाँ लगाई और उसने गन्ना का उत्पादन शुरू कर दिया। और अगर ये ना होता तो हम गुड़ बनाते हैं, तो गुड़ को हम कहाँ तक बेच सकते हैं? हमारे पास तो साधन नहीं है इतने कि हम उसको आगे लेके चले जाए, लेकिन इसके पास साधन है, इसके पास पूंजी है, तो ये हमारे गन्ने के भी हमें भी कीमत ठीक देता है और ये अपने आप भी उसमें से कुछ पैसा कमाता है। तो ये उसकी चीनी बनाता है, यहाँ से दूसरे प्रदेशों को भी लेके जाता है और बाहर विदेशों में भी बेच के आता है। मुझे ये फायदा है कि मुझे अपने गन्ने की सही कीमत मिली और इसको ये फायदा है कि इसने मेरे से गन्ने लेके इसने भी ठीक पैसे कमाए। लेकिन अगर मैं इसी बात से दुखी हूं कि इसने क्यों कमाए, तो मेरा ख्याल ऐसे चल नहीं सकता। दुनिया ऐसे चलेगी, कुछ मजदूर को कुछ मिलेगा, कुछ किसान को मिलेगा, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा, सबको फायदा तब होगा तब कोई काम चलेगा। लेकिन इन लोगों की दिक्कत ही है। अब आज जिस प्रकार से आलोचना कर रहे, अब इन्होंने कहा कि अडानी ने ऐसा कर दिया, अंबानी ने ऐसा कर दिया और रामदेव ने ऐसा कर दिया, सबका विरोध करेंगे। तो किसका कर रहे हैं? केवल स्वदेशी कंपनियों का विरोध कर रहे हैं। अभी तक चाइना का विरोध किया क्या उन्होंने? बाहर की जो प्रोक्टर एंड गैम्बल है उसका विरोध किया क्या? हिंदुस्तान लीवर का विरोध किया क्या? जितनी बाहर की कंपनियां, किसी का विरोध नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने विरोध किया तब विदेशी कंपनियों का विरोध किया था। ये पहला ऐसा आंदोलन है जो देशी कंपनियों का विरोध कर रहा कि ये क्यों है। वही जिस अडानी की आलोचना कर रहे हैं उसी की तो बिजली फूक रही है। आज उसी से तो इनका पंखा इनका गीजर चलता है, आज उसी से तो लाइट चलती है। वही अडानी है जो हमें 7 रुपए 20 पैसे जो बिजली मिल रही थी, आज वो लगभग 2.5-3 रुपए में बिजली दे रहा। तो अगर उसने अच्छा पैदा किया तो हमें क्या दिक्कत है? उससे हमें फायदा है उससे। अगर अडानी ने दी हमारे से, अगर वो कोई अच्छा खोज करता है, अब जियो के खिलाफ है कि जियो ने रेट बढ़ा दिया, तो जियो सर ने सर्विस अच्छी दी। अगर आज वो देश में काम कर रहा है, हमें क्या दिक्कत है? अगर उसकी बजाय वोडाफोन यही काम करता तो वोडा मारा है, रिलायंस मारा है। आज देश के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई, कोरोना आया या उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आई, तो पैसा किसने दिया? उन्हीं कंपनियों ने पैसा दिया, चाहे वो टाटा ने पैसा दिया, चाहे वो रिलायंस ने पैसा दिया, चाहे वो रामदेव जी ने पैसा दिया, चाहे अन्य और लोगों ने दिया, चाहे उनके हॉस्पिटल थे उन्हें अपने हॉस्पिटल दिए, चाहे उनके पास होटल थे चाहे उन्हें अपने होटल दिए। तो किसने दिए? उन्हें दिए। जरा इनसे पूछो किसान यूनिवर्सिटी जो चाइना से कंपनियां, उन्होंने कौन कौन सा होटल दिया था? उनसे पूछो जो उनसे दूसरे देशों से कंपनियां थी, उन्हें क्या क्या दिया था? तो ये लोग हमारे लोग हैं, इन्होंने दिया। ठीक है, ये सरकार की ड्यूटी है कि अगर ये किसी का शोषण करते हैं, चाहे किसान का शोषण करते हैं, चाहे व्यापारी का शोषण करते हैं, किसी भी नागरिक का शोषण करते हैं, उस शोषण से बचाने की ड्यूटी सरकार की है और सरकार को वो काम करना चाहिए। वो तो बात सही है, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने विरोध कर रखा, वास्तविकता में सारे के सारे आंदोलन के पीछे स्पष्ट है कि बाहरी शक्तियां भी इसके पीछे हैं। ठीक है, कुछ लोग वो हैं, कुछ लोग सरकार के लोग हैं और कुछ लोग ऐसे इनोसेंट लोग हैं, सज्जन लोग हैं जिनको पता नहीं, जिनको ने डरा रखा। तो ये है, और जो नेतृत्व है वो उन्हीं लोगों के हाथ में है जो बाहर से ही जिनको चलाया जाता है
और वो ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व है। इसलिए अगर आप ऊपर के 10 लोगों में देख लें जो उनकी लीडरशिप है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये किसान की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने पहले कह दिया कि जब तक आप बिल रद्द नहीं करोगे तब तक हम कोई समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये इस प्रकार की जिस प्रकार की कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने जी ने भी जो MSP की भी गारंटी देने की बात कही, उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकती MSP समाप्ति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है कि MSP समाप्त हो जाए। 50 साल भी MSP समाप्त नहीं हो सकती। MSP तो देश की जरूरत है, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। और मंडी सिस्टम को जिसको करे खत्म होने, तो कोई तरक तो दे, क्यों खत्म होगी, क्यों करेगी सरकार मंडी सिस्टम? तो कोई मंडी सिस्टम खत्म नहीं होता। लेकिन ये तो किसी बात के लिए तैयार ही नहीं है। तो एक ही बात है कि जो हम कह रहे हैं उसको ही मानना पड़ेगा। तो देखिए, प्रजातंत्र में जनता ने जिसको निर्णय लेने का अधिकार दिया वो निर्णय लेगा, ना कि वो निर्णय लेगा जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। तो ये जबरदस्ती इस प्रकार का कर रहे हैं और मैं नहीं समझता कि जनता कोई इनसे सहमत है। सर, जैसे एक ही भाषा बोलते हैं कि कानून वापस लोगे तब तक हम बात ही नहीं करेंगे, तो मतलब ये रास्ता कैसे निकलेगा बीच में से? नहीं, मैंने यही बात कही ना जी, कोई तर्क तो है ही नहीं पास अपने। मैं अब भी कहता हूं कि एक मंच पे आए, किसान यूनियन भी आ जाए, इनकी जो जत्थेबंदी है वो भी आ जाए, और इसके साथ कांग्रेस भी आ जाए और विपक्षी दल भी आ जाए, सारे के सारे एक मंच पे आ जाए, अपना कोई प्रतिनिधि भेज दे और एक तरफ सरकार का प्रतिनिधि बैठेगा। ये अपनी सारी शंकाएं करे, सरकार उसका जवाब देगी। अगर वो शंका ऐसी बचती है कि जिससे किसी का भी नुकसान होने के चांसेस हैं, तो मैं एक साथ कहता हूं सरकार उस पर विचार करेगी तुरंत। पर कहो तो सही, बताओ तो सही, और ओपन में करो। मैं समझता हूं कि कमरे में बैठ के बहस ना करो, मैं कहता हूं टीवी चैनल में करो बहस। सारे हिंदुस्तान देख लेगा ना किसकी बात सच है, किसकी बात झूठ है, सारी दुनिया देखेगी, उसके सामने बहस हो जाएगी। तो करो बहस, उस बात पे आ जाओ। लेकिन अभी सेशन बुलाया था तो कांग्रेस ने बहस करने की बजाय वॉकआउट करना पसंद किया, वॉकआउट करके, जबकि सरकार ये कह रही कि अनलिमिटेड टाइम है, आप कितनी टाइम ले लो, लेकिन आप बताओ क्या गलती है इसमें, क्या कमी है कानून में। लेकिन बहस करने की बजाय बाहर चले गए। अब ऐसे चौटाला जी बोल रहे हैं विधानसभा में, लेकिन अपनी बात कह के वो भी वॉकआउट कर गए। आखिर अपनी बात कहोगे दूसरे की सुनोगे तो ना। इसीलिए आपने क्वेश्चन किए कि आपके क्वेश्चनों का जवाब देगी सरकार। तो जब सरकार जवाब देने की बारी आई तो आप बाहर उठ के चले गए। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। ये लोकतंत्र के प्रति इनका कोई विश्वास नहीं। इनका विश्वास सिर्फ इस बात पे है कि ये जो कहें वही सही है। लेकिन जनता ने इनको कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया, जनता का कोई इनके ऊपर विश्वास नहीं। इसलिए जो भी कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं और देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा देश के किसानों से एक ही अनुरोध है कि बिल्कुल भी इनके बहकावे में ना आवे। ये देश में अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं। केवल अव्यवस्था फैलाने के लिए ही इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा और भोले वाले किसानों को आगे करके, जैसे पहले भी इस देश में जब लड़ाइयां लड़ी जाती तो कुछ लोग ऐसे थे गाय को आगे करते थे कि गाय को आगे करके लड़ाई लड़ते थे। आज बिल्कुल उसी तरीके से कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है, वही लोग लीडर बनके भोले वाले किसानों को आगे कर रहे हैं कि भाई आप आगे हो जाओ और आपके ऊपर कोई बल प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका वो करेंगे। लेकिन वास्तविकता में इनका किसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होती तो निश्चित तौर से इन तीनों कानूनों का स्वागत करते हैं। इसमें सर जैसे बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं, यहाँ तक प्रशिक्षण शिविर और संगठन का भी काम हो, वहाँ भी ये किसान यूनियन विरोध करने पहुंच जाती। देखिए अब कोई तुक नहीं है इस बात का भी, कोई औचित्य नहीं है इस बात का कि सभी पार्टियां अपना संगठन का काम भी करेंगी, सारे काम करेंगे। ये कौन सा तरीका है कि जाके आप वहां विरोध करना शुरू कर दो, नारेबाजी करनी शुरू कर दो? किस बात के लिए कर रहे हैं? आप जाओगे बैरियर पे बैठ जाओगे और बैरियर पे कहोगे हम टोल नहीं लेने देंगे। अब ठीक है, सरकार चाहती है कि भाई बातचीत के साथ ही आराम से बात सुलझे, नहीं तो फिर बाद में सरकार को उस तरीके का निर्णय लेना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज लाइव। नमस्कार।